नगर में सुशीला नाम की औरत अपनी दो बेटियों सीमा और राधा के साथ रहती थी। सुशीला का पति दूर किसी शहर में नौकरी के लिए गया तो वापस ही नहीं आया। शुरू में तो वो घर खर्च के पैसे भेज देता था, लेकिन धीरे धीरे उसने वो भी बंद कर दिया। सुशीला ने उसे बहुत खत लिखे, लेकिन उसने किसी खत का कोई जवाब नहीं भेजा, ना ही वो स्वयं वापस आया। सुशीला के लिए बहुत मुश्किल आ खड़ी हुई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पति का कुछ अता पता नहीं है। दो बेटियों को कैसे संभालूंगी? माँ, तुम रो मत, हम तुम्हारे साथ है ना। हम तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ माँ, हम तुम्हारा ध्यान रखने के लिए हैं। तो तुम क्यों घबरा रही हो? देखना, पिताजी एक दिन अवश्य वापस आएंगे। मेरी बच्चियों, मुझे तुम लोगों के जीवन की चिंता खाए जा रही है। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई और तुम्हारी शादी कैसे होगा सब? माँ, तुम चिंता मत करो। मेरी 10वीं की परीक्षा खत्म होने वाली है और परीक्षा के बाद मैं छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी, जिससे थोड़े पैसे बन जाएंगे और तुम्हारी मदद हो जाएगी और हम दोनों मिलकर राधा की पढ़ाई जारी रखेंगे। माँ। अपनी बेटियों की बातें सुनकर सुशीला को कुछ हिम्मत मिली। घर का खर्च चलाने के लिए सुशीला मजदूरी का काम करती और उसकी बेटियां सुबह विद्यालय जाती और दोपहर में विद्यालय से वापस आकर पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी संभालती। सुशीला रात को थककर आती तो दोनों बेटियां उसका पूरा ध्यान रखती। वो उसके लिए खाना पकाकर रखती और उसे घर का कोई काम न करने देती। सीमा की 10वीं की परीक्षा खत्म हो गई थी और अब सीमा भी कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी और उसे ट्यूशन के जो भी पैसे मिलते वो उन्हें अपनी माँ को ले जाकर दे देती। सीमा के पैसे कमाने से सुशीला का बोझ कुछ हल्का हो गया था। सीमा ने 10वीं में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए, जिसकी वजह से उसे विद्यालय से स्कॉलरशिप मिली और उसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा विद्यालय से ही मिल जाता है। इधर सुशीला की छोटी बेटी राधा भी पढ़ाई में बहुत होशियार थी और वो भी अपनी बहन की तरह कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करती थी। सुशीला को ये देखकर बहुत खुशी होती कि उसकी दोनों बेटियां पढ़ लिखकर एक दिन बहुत आगे जाएंगी। एक दिन अचानक एक बीमारी फैल जाती है, जिसकी वजह से सब कुछ बंद हो जाता है। दुकानें, दफ्तर, विद्यालय, सब जगह ताला लग जाता है। सरकार के आदेश पर लोगों को अपने घरों में कैद होकर रहना पड़ता है। सुशीला का भी काम बंद हो जाता है और घर में रखे पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अब क्या करेंगे? यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन घर में रखे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे और फिर क्या होगा? सीमा और राधा भी गहन चिंता में पड़ जाती है कि अब क्या होगा। एक दिन सीमा और राधा बाजार से सब्जी खरीदने जाती हैं। सरकार के आदेश के अनुसार केवल जरूरी चीजों की दुकानें एक निश्चित समय तक खोलने का आदेश था। सीमा और राधा उस समय में ही बाजार से सब्जी और अन्य जरूरी सामान लेने जाती है। जब वो दुकान पर सामान लेने के लिए खड़ी होती है, उसी समय टेलीविजन पर देश के प्रधानमंत्री का भाषण आ रहा होता है, जिसमें वो आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे थे। सीमा देखती है सभी ने मुंह पर मास्क लगा रखे थे। सीमा और राधा ने अपने मुंह पर दुपट्टा बांध रखा था, क्योंकि उनके पास मास्क नहीं थे। सीमा बाजार से एक मास्क भी खरीदती है और घर आकर, देखो माँ, मैं ये मास्क लेकर आई हूँ। अरे लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? तुम लोगों ने तो अपने मुंह पर दुपट्टा बांध ही रखा था ना। और फिर तुम लोगों को कौन सा रोज रोज बाहर जाना है जो तुम्हें इस मास्क की जरूरत हो? नहीं माँ, मैं ये मास्क अपने लिए नहीं लाई, बल्कि मास्क बनाना सीखने के लिए लाई हूँ। क्या मतलब? माँ, आज जब हम दुकान पर सामान लेने खड़ी थी, तभी मैंने वहाँ टेलीविजन पर अपने देश के प्रधानमंत्री का भाषण सुना, जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा दे रहे थे। तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना इस बीमारी के समय हम इस तरह के मास्क बनाकर बेचना शुरू करें। इस समय लोगों को इनकी बहुत जरूरत है। लोगों की जरूरत पूरी हो जाएगी और हमें घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ पैसे मिल जाएंगे। सीमा की बातें सुनकर सुशीला बहुत खुश होती है और वे लोग घर में रखे सामान की मदद से ही
मास्क बनाना शुरू कर देती है। सीमा और राधा वो बने हुए मास्क बाजार में खुली कुछ दुकानों पर बेचने लगती हैं और जल्दी ही उनका मास्क बनाने का काम अच्छा चलने लगता है। लोग उनसे घर आकर मास्क खरीदने लगते हैं, जिससे उनकी अच्छी आमदनी हो जाती है। वक्त बीतता गया। सीमा और राधा अब बड़ी हो गई थी। सीमा मन लगाकर सरकारी स्कूल में शिक्षिका की नौकरी के लिए तैयारी करने लगती है और राधा एक डॉक्टर बनना चाहती है, जिसके लिए उसे बहुत पैसों की आवश्यकता होती है। इसके लिए वो पढ़ाई के साथ साथ एक डॉक्टर के क्लिनिक पर सहायक का काम करने लगती है। राधा बहुत लगन और मेहनत से डॉक्टर के साथ काम करती है कि डॉक्टर भी उसकी पढ़ाई में उसकी सहायता करने लगती है। एक दिन सीमा खुश होते हुए घर आती है और सुशीला को गले लगा लेती है। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ और तुम भी जब मेरी बात सुनोगी तो खुशी से झूम उठोगी। अरे झूमूंगी तो तब जब तू बताएगी कि बात क्या है। माँ, मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है। मुझे शहर के एक बड़े सरकारी विद्यालय में एक शिक्षिका की नौकरी मिल गई है। अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है माँ। अब आपकी बेटी घर संभालेगी। सच? तुझे सरकारी नौकरी मिल गई है? मैं बहुत खुश हूँ बेटी। लेकिन अभी राधा को भी डॉक्टर बनाना है, तो मेहनत तो अभी मुझे करनी पड़ेगी ना। तभी राधा भी वहाँ आ जाती है। नहीं माँ, अब आपको सिर्फ आराम करना है। बहुत मेहनत कर रही है आपने। मतलब माँ, मैं जिस डॉक्टर के साथ काम कर रही हूँ वे मेरी मेहनत और लगन से बहुत प्रभावित है और उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दिलवा दी है। अब मेरी पढ़ाई का कोई खर्चा नहीं होगा माँ, और जल्दी ही मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, उन्होंने मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी सफल बना दी। आज मेरी बड़ी बेटी सीमा को सरकारी नौकरी मिल गई और राधा को डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के लिए स्कॉलरशिप दिलवा दी। तीनों भगवान के आगे मत्था टेकते हैं और उन्हें शुक्रिया करते हैं। ये गोबर का चूल्हा तो जादुई निकला। इससे तो हमारी सारी समस्या ही दूर हो गई। कहाँ हमारे खाने के लाले पड़े हुए थे और आज हम जादुई गोबर के चूल्हे की वजह से दूसरों को भी खाना बांटने के लायक हो गए। ये सब तेरी ईमानदारी और नेक दिली का नतीजा है। माँ, हम तो बस वही कर रहे हैं जो ये जादुई गोबर का चूल्हा हमसे करा रहा है। आखिर हम होते कौन है अपनी मर्जी से करने वाले। बात उन दिनों की है जब ममता अपनी बेटी पिंकी के साथ रहा करती थी। दिवाली का समय था और घर में खाना बनाने के लिए ईंधन नहीं था। एक कटोरी चावल पकाने के लिए भी उसे सोचना पड़ रहा था कि ये पकेगा कैसे और दिवाली मनेगी तो कैसे। आज दिवाली है और घर में कुछ भी नहीं है, बस एक कटोरी चावल है, पर उसे भी खा नहीं सकते क्योंकि पकाने के लिए ईंधन नहीं है। माँ, मैं पड़ोस में से मांग कर लाती हूँ। क्या पता पड़ोसी कुछ मदद कर दे। पड़ोसी? नाम के पड़ोसी है, तुझे नहीं पता उनके घर इतनी सारी गाय है, पर मजाल है कि एक लोटा दूध भी दे दे। उन्हें अपनी अमीरी का बहुत घमंड है। और तो कोई चारा है भी नहीं, दूध मांग कर ले आते हैं। क्या पता दिवाली की वजह से दे दे। अगर तुझे इतना ही विश्वास है तो जा ले आ। पिंकी पड़ोस पे रहने वाले किशन पाल के घर जाती है, जहाँ पर बहुत सारी गाय बंधी होती है। किशन पाल दूध का व्यापार किया करता था, पर था बहुत कंजूस। अंकल, मेरे घर पर ईंधन खत्म हो गया है और कुछ खाने के लिए भी नहीं है। थोड़ा सा दूध दे दो ताकि जो घर पर चावल है उसे खीर बन जाए। खीर बनाएगी? दूध की शक्ल भी देखी है तुम लोगों ने और खीर खाने का शौक रखते हो। आज दिवाली है ना, इसलिए खीर बनाने का विचार किया। मेरे पास कोई दूध का भंडार नहीं है। मेहनत करता हूँ तभी दूध बेचता हूँ, फ्री का नहीं है, समझी? अंकल, मेरी भी दिवाली बन जाएगी और तो कुछ है नहीं। एक काम कर, कुछ मेहनत का काम कर तो मैं सोचूं। मुझे क्या करना होगा? गाय ने बहुत सारा गोबर कर दिया है, एक काम कर, इसको फेंका। अगर आप दूध नहीं दे सकते तो ये गोबर ही दे दो। इनसे मैं उपले बना लूंगी, जिससे घर में ईंधन तैयार हो जाएगा। गोबर मेरे किस काम का है? ये गोबर ले जा, मेरे यहाँ से तो सफाई ही हो जाएगी। पिंकी वहाँ से गोबर उठा ले आती है और घर में उनके उपले बना लेती है।
थोड़ा सा गोबर बचा होता है तो उसकी माँ कहती है, अरे क्या कर रही है? दूध तो मेरा नहीं, गोबर मिला है, उन्हीं से उपले बना रही हूँ। कम से कम चूल्हा तो जलेगा। पिंकी जरा सा गोबर बचा लियो, चूल्हा टूट गया है, नया चूल्हा बनाना पड़ेगा, इस पर काम करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है माँ, मैं नया चूल्हा बना देती हूँ। पिंकी उस गोबर से नया चूल्हा बना देती है। जब वो बनकर तैयार हो जाता है तो उस पर चावलों को पकाने के लिए रख देती है और सोचती है कि आज दिवाली है और हमें आज भी सूखे चावल खाने को मिलेंगे। सबको उपहार मिलते हैं और मुझे गोबर मिला है। वो जैसे जैसे सोचती रहती है वैसे वैसे बड़ी अच्छी खुशबू आती है और वो पतीला उठाकर देखती है तो उसमें खीर बनी हुई होती है। वो देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और माँ को आवाज देती है, माँ देखो, मैंने चावल चढ़ाए थे और ये खीर बन गई। आपने दूध डाला था क्या इसमें? लाकर बता तो देती। मैं भला कहाँ से दूध लेकर आती? तो ये खीर कैसे बन गई? अच्छा है, बन गई। चलो अब दोनों मिलकर खीर खाते हैं और दिवाली मनाते हैं। ममता पिंकी दोनों मिलकर खीर खाते हैं और कल के बारे में सोचते हैं और पिंकी कुछ भी सोचकर उस जादुई गोबर के चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाती तो वो सामान बनकर तैयार मिलता। वो ये देखकर बहुत खुश होती और समझ जाती है कि ये गोबर का चूल्हा जादुई है। वो ममता से कहती है, अरे ये तो जादुई चूल्हा है, इससे तो कुछ भी बनाओ वो पल भर में बिना मेहनत के तैयार हो जाता है। हाँ माँ, मैं जो भी सोचकर इस पर कढ़ाई रखती हूँ ये चूल्हा बनाकर तैयार कर देता है और तब तक खत्म नहीं होता जब तक चूल्हे पर से बर्तन उतार न दूं। अब हमें इस खाने को औरों को भी खिलाना चाहिए। जिन लोगों के पास खाना नहीं है वो इस जादुई चूल्हे के खाने को खाकर अपना पेट भर सके, इससे सबकी मदद भी हो जाएगी। ममता और पिंकी उस जादुई गोबर के चूल्हे की मदद से सभी को खाना बांटती है। वही किशन पाल ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि कल तक इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और आज ये दोनों खाना बांट रही है। वो चुपके से ममता के घर में देखता है तो ये जादुई गोबर का चूल्हा है जिससे सभी पकवान तैयार हो जाते हैं। इसकी वजह से ये अमीर भी हो गए। मुझे आज रात को उसे चुराना होगा। इसे मैं शहर ले जाऊंगा और अपना होटल खोलूंगा। इससे मैं और भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। हर जगह मेरी ही चर्चा होगा। ममता और पिंकी दोनों सोए हुए होते हैं और किशन पाल रात को आकर जादुई गोबर का चूल्हा उठाकर ले जाता है। सुबह होने पर ममता भागी भागी पिंकी के पास आती है। पिंकी, कुछ लोगों ने बताया है कि किशन पाल हमारी जादुई गोबर का चूल्हा उठाकर ले गया है। वो शहर की ओर जाता हुआ दिखाई दिया था। अब हम क्या करें? माँ, उसको वो गोबर का चूल्हा ले जाने दो, क्योंकि वो गोबर का चूल्हा जादुई नहीं बल्कि आम गोबर का चूल्हा था। मैंने राधा के कहने पर ऐसा ही चूल्हा बनाया था। वो सूखने के लिए मैंने बाहर रख दिया था और जादुई चूल्हे को मैं अपने पास ले आई थी। किशन पाल उस नकली गोबर के चूल्हे को लेकर चला गया है यहाँ से। तो क्या हमारा जादुई गोबर का चूल्हा हमारे पास ही है? हाँ माँ, ये देखो, मैं इसे अपने पास ले आई थी और इसी तरह का चूल्हा बनाना था तो देखकर बना रही थी और नए चूल्हे को मैंने धूप में सुखाने के लिए बाहर रख दिया था। पिंकी के पास जादुई चूल्हा रह जाता है और किशन पाल उस नकली चूल्हे को पाकर बहुत खुश होता है और शहर में जाकर एक होटल खोल लेता है जहाँ पर वो बड़े बड़े खाने के लिए ऑर्डर को ले आता है। इतने अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं बिना मेहनत के। मैं इन सारे ऑर्डर को पूरा कर देता हूँ, फिर तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। पिंकी को तो इस जादुई चूल्हे का उपयोग करना भी नहीं आता था। वो तो समाज सेवा में ही लगी हुई थी। किशन पाल जैसे ही उस चूल्हे में आग लगाता है तो वो गोबर का पूरा चूल्हा और उस पर रखा खाना जल जाता है। किशन पाल ये सब देखकर अपना सिर पकड़ लेता है और वहीं बैठ जाता है। वो अपने किए पर बड़ा पछताता है। वहीं दूसरी ओर पिंकी और ममता सबकी मदद करती हुई मशहूर हो जाती है। गांव में ललिता नाम की एक लड़की रहती थी। ललिता को चित्रकारी करना बहुत पसंद था। साथ ही वो नए नए मेहंदी के डिजाइन भी बनाया करती थी।
एक दिन ललिता के घर प्रमीला नाम की एक महिला आती है। प्रमीला ललिता की माँ की दोस्त थी। ललिता की माँ की मृत्यु के बाद भी प्रमीला ललिता से मिलने आया करती थी। कैसी है बिटिया, क्या हाल चाल है? आजकल मेरी याद नहीं आती। वैसे इस बार तो कई महीनों बाद ही आई हूँ। जी मुझे आपकी याद तो आती है मगर मिल नहीं पाते। क्या बताऊं, पिताजी हर वक्त नशे की हालत में ही रहते और उन्हें खुद का तो होश रहता नहीं। वो मेरी क्या फिक्र करेंगे। ओहो, तो पंकज जी अभी भी नशे में ही रहते हैं? तो तेरा खाना पीना कैसे चल रहा है? बस आस पड़ोस वाले के घर जाकर कुछ काम कर देती हूँ, उसी से ही खाना पीना हो जा रहा है। प्रमीला पड़ोस से ललिता की कॉपी उठाकर मेहंदी के डिजाइन देखने लगती है। ये सभी तो बहुत ही खूबसूरत है। क्या ये सब तुमने बनाया है? जी ये सब मैंने ही बनाया है। चल इस बात पर मेरे हाथ में मेहंदी बनाकर दिखा। ललिता प्रमीला के हाथ पर मेहंदी लगा देती है। वाह, तूने तो बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगाई है। तू गांव में मेहंदी लगाने का काम क्यों नहीं करती है? इससे तो तेरी अच्छी कमाई हो जाएगी। ललिता इस बारे में सोचने लगती है। थोड़ा सोचने के बाद वो कहती है, जी मेरे पास तो कोई जगह ही नहीं है, मैं कहाँ मेहंदी लगाऊंगी। अरे इसमें परेशान क्या होना, घर के बाहर एक कागज लगा दे, यहाँ मेहंदी लगाई जाती है, ऐसा लिख दे और बैठ जा। लोग खुद ही आएंगे तुझसे मेहंदी लगवाने। हाँ ये सुझाव अच्छा है। चल ठीक है, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी तुझसे मिलने। प्रमीला ललिता से मिलकर वापस अपने घर चली जाती है। अगले ही दिन ललिता घर के बाहर एक कागज लगा देती है जिस पर लिखा था, यहाँ मेहंदी लगाई जाती है, और एक कुर्सी लगाकर बैठ जाती है। अच्छा, तो तुम मेहंदी लगाती हो? दिखाओ कौन कौन सा डिजाइन है तुम्हारे पास? ललिता अपनी कॉपी में से नई नई डिजाइन दिखाने लगती है। हाँ हाँ, ये बहुत खूबसूरत लग रही है, तुम यही मुझे लगा दो। ललिता उसे मेहंदी लगा देती है। वाह, ये तो एकदम वैसा ही है जैसा कि तुमने तुम्हारी कॉपी में दिखाया। मुझे तो ये मेहंदी बहुत पसंद आई है। ये लो पैसे, रख लो। मेहंदी लगाने के बदले पैसे पाकर ललिता बहुत खुश हो जाती है और नए ग्राहक का इंतजार करने लगती है। तभी उसका पिता वहाँ आ जाता है। क्या कर रही है तू? हट सामने से, भीड़ क्यों लगाई है? पिताजी आप अंदर जाइए, मेरे ग्राहक यहाँ बैठे हैं, आप कृपया अंदर जाइए। हट, मैं नहीं जाने वाला कहीं, मैं यहीं रहूंगा। पिताजी आप तो मुझे कुछ नहीं देते, कम से कम खुद ही कुछ काम करके पैसे तो कमाने दीजिए, तभी तो घर चल पाएगा। अरे वाह, पैसे? अच्छा, तो तू पैसे कमाने वाली है। ठीक है, मैं अभी अंदर चला जाता हूँ। ललिता के पिता पैसों की बात जानने के बाद ललिता से पैसे लेने लगते हैं। ललिता कुछ रुपए उन्हें भी देने लगती है। धीरे धीरे ललिता के पास बहुत ग्राहक आने लगते हैं। पूरे गांव में ललिता की मेहंदी प्रसिद्ध हो जाती है। आसपास के गांव के भी लोग भी मेहंदी लगवाने ललिता के पास आने लगते हैं। ये सब प्रमीला मौसी की वजह से हो पाया। आज उनके दिए सुझाव की वजह से ही मैं इतनी प्रसिद्ध हो पाई हूँ। एक दिन ललिता मेहंदी लगा रही थी, तभी एक गाड़ी उसके घर के बाहर आकर रुकती है और उस गाड़ी में से एक महिला बाहर निकलती है। अरे वाह, क्या डिजाइन है मेहंदी की, वेरी गुड। जी आपको भी मेहंदी लगवाना है? अरे बेटा, मैं तो यहाँ किसी और काम से आई थी, मगर तुम्हारी मेहंदी की डिजाइन देखकर यहाँ रुक गई। अब रुक ही गई हूँ तो लगा दो मुझे अच्छी से मेहंदी। ललिता उसे मेहंदी लगाने लगती है और तभी वो महिला कहती है, शहर में कुछ दिनों बाद ही एक मेहंदी कंपटीशन होने वाली है, तुम चाहो तो वहाँ चलकर मेहंदी लगाकर भाग ले सकती हो। जी मैं भी चाहती हूँ कंपटीशन में भाग लेने, मगर कैसे? कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगी, तुम तैयार रहना। जी ठीक है। कुछ दिनों बाद वो महिला वापस गांव आती है और ललिता को साथ लेकर मेहंदी कंपटीशन में आती है। मैंने तुम्हारा नाम पहले ही यहाँ लिखवा दिया है, बस तुम कंपटीशन में अच्छे से मेहंदी लगाना। जी जरूर। ललिता उस मेहंदी कंपटीशन में भाग लेती है और जीत जाती है। वहाँ ललिता को इनाम में 30,000 रुपए मिलते हैं, जिससे कि ललिता नया दुकान बनाती है और काम में लग जाती है। दुकान पर हर रोज बहुत ग्राहक आने लगते हैं और ललिता काम करते करते थक जाती थी। कुछ महीनों बाद ललिता सोचती है, इससे अच्छा तो मैं पहले ही थी, इतना काम हो जाता है,
कि खुद के लिए भी समय नहीं मिल पाता। पहले तो थोड़े पैसे भी आ जाते थे और कुछ समय अपने मिल जाते थे, बाकी कामों पर ध्यान भी दे पाती थी। मगर अब तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इसे बंद ही कर दूं, वही सही होगा और पहले जैसे ही घर के बाहर दुकान लगा लेती हूँ। ललिता के दिमाग में वही सब बातें चल रही थी। तभी प्रमीला उससे मिलने आती है और उसकी तरक्की देखकर बहुत खुश हो जाती है। ललिता बेटा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इतने कम समय में तुमने इतना कुछ हासिल कर लिया। बहुत अच्छी बात है। नहीं मौसी, मैं इससे खुश नहीं हूँ। क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया कि तुम इससे खुश नहीं हो? ललिता प्रमीला को सारी बातें बता देती है। नहीं ललिता, बिल्कुल भी नहीं। तुम इसे बंद नहीं करोगी। हमें जिंदगी में काम से कभी भागना नहीं चाहिए। उस समय के बारे में सोचो जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब इसकी बदौलत ही है और तुम इसे ही छोड़ने का सोच रही हो। ऐसा कभी मत सोचना। मगर काम कुछ ज्यादा ही हो जाता है। काम कम ज्यादा तो लगा रहता है, मगर तुम्हें सभी चीजों को अच्छे से संभालना होगा। इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। ऐसे तो जिंदगी में बहुत मुश्किलें आएंगी। हमें उन सभी का सामना करना है। हम किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकते। ललिता को प्रमीला की सारी बात समझ आती है। मुझे माफ कर दीजिए मौसी, मैंने बहुत गलत सोचा। अब मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगी और मन लगाकर काम करूंगी। इसके बाद ललिता वापस से अपने काम में लग जाती है और बड़ी समझदारी से सभी चीजों को संभालती है। शिवपुरा नाम का एक गांव था। गांव में एक गरीब महिला पुष्पा अपनी बेटी चंपा के साथ मिट्टी के एक घर में रहती थी और छोटा मोटा काम करके अपना और अपनी बेटी का गुजारा करती थी। एक दिन शाम को जब पुष्पा काम से घर आई तब, माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाई हो? नहीं बेटी, आज जहाँ काम कर रही थी वहाँ से केवल चावल ही मिले। तो क्या हमें आज भी चावल ही खाकर रहना होगा? हाँ बेटी, आज इसी से काम चला लो। कल कुछ अच्छा लेकर आऊंगी। तुम तो हर रोज ऐसा ही करती हो। रुको, मैं चावल उबालने के लिए चढ़ा देती हूँ। पुष्पा चावल उबलाकर चंपा और अपने लिए परोसती है। खाने के बाद दोनों सोने चले जाते हैं। अगले दिन पुष्पा अपनी मिट्टी के घर की लिपाई कर रही थी। तभी चंपा कहती है, क्या माँ, तुम हर रोज ये करती रहती हो? चंपा, तुम्हें पता है ना कि हमारा घर मिट्टी का है, इसलिए इसकी लिपाई करनी जरूरी है। पूरे गांव में केवल हमारा ही घर मिट्टी का है। अरे चंपा, तुम तो जानती हो ना कि हमारे पास उन लोगों जैसे इतने पैसे नहीं हैं। क्या हमारे घर में बाकी घरों की तरह कभी आराम नहीं होगा? भगवान पर भरोसा रखो, भगवान ने कुछ न कुछ हमारे लिए सोचा ही होगा। तुम हमेशा ऐसा ही कहती रहती हो। ये सब बात छोड़ो और घर का ख्याल रखना। मुझे काम पर भी जाना है। आते वक्त कुछ खाने के लिए ले आऊंगी। Hair styling goals minus the hair